नमस्कार। फोकाटोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज बिहार के लिए बहुत हर्ष का दिन है। हर्ष का दिन दो वजहों से। वजह एक है, दो लोगों की वजह से फिलहाल। ठीक है सर। एक दुलारी देवी, जिन्हें आज ऑफिशियली फोन आया है कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। और दूसरा नाम रामचंद्र मांझी जी का, उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इसकी सूचना है हम लोगों तक। कल ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी इसकी। तो सबसे पहले तो दो महान विभूतियों को बधाई हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं। इन दोनों के आलोक में आज बात हम करेंगे दो अलग अलग कला विधाओं की। दो अलग अलग व्यक्तित्व, दो अलग अलग कला विधाएं। और उन कला विधाओं में उनकी उपस्थिति के मायने क्या हैं। न सिर्फ उन कला विधाओं में उनकी उपस्थिति के मायने क्या हैं, बल्कि किस तरीके से उनकी उपस्थिति अन्य कला विधाओं को, वृहद समाज को, सर्व समाज को प्रभावित करती हैं। वो अपनी कलाओं से कैसे प्रभावित करते हैं, हम इस पर भी बातचीत करेंगे। और हम लोगों ने कोशिश ये की कि दो युवा लोगों से बातचीत की जाए, क्योंकि हम लोग शांतनु भाई से दिन में बात कर रहे थे तो एक बात मैंने ये बात कही, और जो वस्तुतः सत्य भी है, कि हम उन्हीं चीजों पर बातचीत नहीं करें जिस पर हमेशा बातचीत होते रही है। एक लाइन है जिसके इर्द गिर्द चीजों को देखने की कोशिश की जाती है या दिखाने की कोशिश की जाती है। तो हम उस लाइन को बखूबी समझते हैं, हम सभी लोग समझते हैं। तो हम लोग वस्तुतः इस चीज पर चर्चा करें, मूलतः इस चीज पर बातचीत करें कि उनकी उपस्थिति का अर्थ क्या है, और कैसे वह अर्थ उनके अपने कला विधाओं पर ही लागू नहीं होता है, वो अन्य कला विधाओं पर भी लागू होता है। जब भी हम लोक की बात करते हैं, लोक समाज में उपस्थित कलाओं की बात करते हैं, वहां वो व्यक्ति नहीं हो जाते हैं, वहां वो विचारधारा के तौर पे, एक विचार के तौर पे व्यापक आकार लेते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, जो मध्य में जिन्हें आप देख रहे हैं वो शांतनु हैं, शांतनु दास। मूलतः चित्रकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। अपने बारे में शांतनु थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और मेरे बिल्कुल राइट में जिन्हें आप देख रहे हैं वो हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र। आपने लोक कलाओं पर काफी काम किया, खासतौर पे प्रदर्श कलाओं पे काफी काम किया है, और मांझी जी से लगातार जुड़े हुए हैं। भिखारी ठाकुर की कला परंपरा को आगे ले जाने में आप जैसे युवा कलाकारों का बहुत योगदान है। वो स्वयं भी स्टेज करते हैं। तो इस छोटे से संक्षिप्त परिचय के बाद मैं शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि स्क्रीन से शांतनु हट गए, तो जैनेंद्र आप थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ा सा अपने बारे में संक्षिप्त परिचय और देते हुए हम लोग मांझी जी की चर्चा करते हैं जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत संक्षिप्त समय में हम लोग चर्चा करने आज आ गए हैं। और जी बहुत हर्ष का विषय है, जैसा कि आपने बताया भी लोगों को, कि बिहार के दो विभूतियों को एक बहुत सम्मानित कलाकार समाज में है उनको, और अवार्ड मिलने की घोषणा हुई है या सूचना है, पद्मश्री अवार्ड। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, फोक आर्टपीडिया को बधाई, और जितने भी लोक कलाकार हैं, लोक कला सेवी हैं, सबको ये एक बधाई जाता है। आज इस नए साल में एक नई सूचना हम तक पहुंची है। और मेरा रामचंद्र मांझी के साथ जुड़ाव बहुत पहले हुआ था। रामचंद्र मांझी का ससुराल मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर है, और उनका घर मेरे घर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। तो मैं बचपन से ही रंगमंच में था। हालांकि नाच देखने का लंबा अनुभव है, उनको देखा भी है, लेकिन मेन मुख्यतः जो कॉन्शस माइंड से एक जुड़ाव हुआ, वो थिएटर के एकेडमिक्स में आने के बाद, एकेडमिया में आने के बाद, खास करके रिसर्च में जब मैं आया 2010-12 के आसपास, लगातार उनसे संपर्क में आया। और तब वो अपना परफॉर्मेंस नाच जो करते थे, लौंडा नाच करते थे, वो लगभग छोड़ चुके थे। इक्का दुक्का कभी कभी सरकारी आयोजन में भिखारी ठाकुर के ग्रुप को बुला लिया गया विदेशिया करने के लिए,
तो उसमें जाया करते थे, लेकिन वो भी मतलब छोड़ चुके थे, कहा जाए तो। उस समय से मेरा उनके साथ जुड़ाव है, और एक रिसर्चर के तौर पर, फिर उन पे एक फिल्म बना उसके तौर पर, और एक कलाकार के रूप में, 3 लेवल का उनके साथ संबंध है, एक व्यक्तिगत संबंध उनके साथ है। आगे हम उनके बारे में और चर्चा करेंगे। एक मतलब ये छोटा सा मैंने बताया उनके साथ मेरा किस तरह का जुड़ाव है। शांतनु, एक छोटा सा परिचय आपका भी हो जाए, और दुलारी कैसे आपसे जुड़ी हुई है, एक बहुत संक्षिप्त परिचय, फिर इस पर हम लोग लंबी बातचीत करते हैं। ठीक। मैं ऐसे कहूँ, दुलारी से मेरा परिचय वैसे तो छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहना मुश्किल है, क्योंकि फॉर्चुनेटली दुलारी की कथा मतलब उनकी जो जीवन यात्रा है, उससे बहुत सारे लोग इस मतलब वो रखते होंगे, राबता रखते होंगे, समझते होंगे कि उन्होंने जो है वो मतलब एक बहुत ही महान कलाकार के घर में मतलब नौकरी ली। जिस महान कलाकार के घर में नौकरी ली, वस्तुतः मैं उसी आंगन में, उसी परिवार का सदस्य हूँ। इसलिए मतलब मैंने उसके कला को, उसकी व्यक्तित्व को बहुत ही करीब से देखा है, और मैंने बहुत शुरुआती दिनों से भी देखा है, जब मैं खुद ही बहुत छोटा था, लेकिन इतना था कि मेरी याददाश्त उस समय की है, और मैं बहुत अच्छे, और चूंकि मैंने भी मतलब बाद में आकर के, बाद के वर्ष, आपकी आवाज चली गई शांतनु, आवाज आ रही है हमारी? शांतनु, लगता है आवाज मिल रही है कनेक्टिविटी आपको? में कोई प्रॉब्लम है। हाँ, कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू है। तब तक आप जैनेंद्र भाई, रामचंद्र मांझी जी का जुड़ाव तो आपने बताया, उसके बाद की उनकी कला यात्राओं पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? तो हाँ, तो मैं जब उनसे मिला तो वो परफॉर्मेंस छोड़ चुके थे। मैं एक रिसर्चर के तौर पर उनसे बातचीत करने गया, उनसे मिला। तो मेरा एक रिसर्चर के तौर पर जब उनसे लगातार बातचीत किया, तो मुझे लगा कि और भी कलाकार हैं जो भिखारी ठाकुर के समय के हैं और वो जिंदा हैं। तब 5 कलाकार थे जिंदा, शिवलाल बारी, लखीचंद माझी, रामचंद्र माझी छोटे और गोपाल, ये और रामचंद्र माझी को मिला के 5 लोग थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना इनको लेके एक टीम बनाई जाए। और उस समय मैं अपना जो थिएटर ग्रुप में काम कर रहा था, चला रहा था, तो उसी में इनको लेके मर्ज किया, और वो इंस्टीट्यूशनल वे में उस ग्रुप का नाम मैंने रखा भिखारी ठाकुर रेपेट्री ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। रेपेट्री रंगमंडल का काम, परफॉर्मेंस का काम करेगा, ट्रेनिंग देगा यूथ को, नए जनरेशन को। और रिसर्च, चूंकि मैं रिसर्चर था तो उस पर लिखता पढ़ता हूँ, तो इस हिसाब से एक नाम रखा गया। तब जाके भिखारी रामचंद्र माझी को मैं और करीब से देखने लगा, जब वो उनके साथ में काम करने लगा, या उनको अपने ग्रुप में रख के मैं उनसे काम लेने लगा कि वो क्या करते हैं विदेशिया के अलावा, खाली विदेशिया नहीं करते हैं। धीरे धीरे मैंने देखा कि भिखारी ठाकुर के जितने नाटक हैं सब उनको कंठस्थ याद हैं, उसमें अपनी भूमिका याद है। और खाली भिखारी ठाकुर तक ही सीमित नहीं है रामचंद्र माझी, बल्कि उनको तो मैं कहता हूँ कि वो बिहार के कला संस्कृति के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया या फोक आर्टपीडिया है वो। माने उनको सब कुछ पता है, उस अपने समय के समाज का, सिनेमा के बारे में बात कर लीजिए, बाई जी के नाच के बारे में बात कर लीजिए, मैथिली संगीत के बारे में, विद्यापति के संगीत के बारे में, सब कुछ वो परफॉर्म, कव्वाली, निर्गुण, सब कुछ वो जानते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उन पे फिल्म मैंने बनाया, जो आपने देखा भी है, पीएसबीटी और दूरदर्शन जी। के सहयोग से जो बनाया। तो उसके बाद जो मैंने एक उनके ऊपर एक रिसर्च इंडिपेंडेंटली समझा कि भिखारी ठाकुर से पहले रामचंद्र माझी का ट्रेनिंग दीनानाथ माझी, उनके बगल के ही थे, चाचा लगेंगे, उनके साथ हुआ है। सबसे बेस्ट बिगिनिंग में जो ट्रेनिंग नाच का उन्होंने लिया, जो 8-10 साल के थे, जी जी। और दीनानाथ माझी का बहुत फेमस नाच चलता था भिखारी ठाकुर से अलग। उनके यहाँ जाके इन्होंने गाना का बेसिक्स, गाना और स्वर ये सब सीखा। और भिखारी ठाकुर हमेशा करते क्या थे कि कुछ कलाकारों को ट्रेन करते थे, ट्रेनर रखते थे, अच्छे गवैया ट्रेनिंग देते थे उनको।
और कुछ ये घूम घूम कर कलाकारों को खोजते थे और अपने टीम में भर्ती कर लेते थे। तो भी रामचंद्र माझी के साथ भी ऐसे ही हुआ, भिखारी ठाकुर की नजर पड़ी इन पे और ये अपनी टीम में ले गए दीनानाथ माझी के यहाँ से। तब इनकी उम्र 12 साल थी और 12 साल की उम्र में ये जाके वहां थोड़ा और प्रशिक्षण लिए और तब से वो छोटे छोटे रोल करने लगे और बाद में वो मुख्य भूमिका पहला ही उन्होंने किया विदेशिया में, जो रखेलिन का रोल है, बंगाल वाली औरत, और काफी जी जी। फेमस अपनी गायकी और अदायगी से इन्होंने किया और काफी पॉपुलर हुए उस समय। और बाद बाकी धीरे धीरे भिखारी ठाकुर अपने सारे मुख्य रोल इनको देने लगे। बहुत अच्छा गाते थे, अभी भी देखे होंगे आप फिल्म में, अभी भी बहुत अच्छा वो नाचते हैं, पाउटी भरते हैं, फोक का जो डांस स्टाइल है वो सब वो बहुत बेहतरीन इस उम्र में भी करते हैं। तो धीरे धीरे भिखारी ठाकुर ने उनको अपनी टीम का एक अहम हिस्सा बनाया। ये बात है लगभग 1940 के आसपास से भर्ती हुए थे उनकी टीम में और भिखारी ठाकुर की डेथ 71 में हुई। तो लगभग 30 साल से ज्यादा काम करने का अनुभव है भिखारी ठाकुर के साथ लेकिन भिखारी ठाकुर के डेथ के बाद भी ये मंडली चलती रही। गौरी शंकर ठाकुर उनके भतीजे ने चलाया या बाद के दिनों में और लोगों ने चलाया, उसमें भी ये बहुत अहम कलाकार के रूप में काम करते रहे। और मैं जब से जुड़ा इनके साथ या मेरे टीम में ये आए, उसके बाद से अब तक ये भारत के लगभग कई बड़े फेस्टिवल्स में मेरे साथ परफॉर्म किए। संगीत नाटक एकेडमी के देशज, नाट्य समागम से लेके और अलग अलग भोपाल के कल्चर मिनिस्ट्री के कार्यक्रम, बिहार के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे ये काम किए। और मुझे तो लगता है कि मतलब हम किसी कलाकार को उसके विधा के हिसाब से ही देखते समझते हैं, लेकिन रामचंद्र माझी के साथ काम करने के बाद लगा कि नहीं, कलाकार जितना अपने कला विधा में महारत हासिल है, उसके अलावा भी उसकी बहुत सारी समझ है जो हमें सीखने की जरूरत है। तब जाके हम उसकी कला को पकड़ पाते हैं, उसके डेप्थ को, उसके वाइड को समझ पाते हैं कि कितना गहराई, कितनी चौड़ाई है। तो ये मैंने रामचंद्र माझी की कला में देखा है और यही कारण है कि आज उनकी इस कला की जो उनकी समझ है या कला में जो उनका योगदान है, उसको सरकार हो या कई कार्य कला से संबंधित संस्थाएं हो, ये सब लोग पहचान रहे हैं उनको। उनको इस बुढ़ापे में अपनी कला का कद्र मिल रहा है। एक बात अक्सर की जाती है कि हमारे गांव देहातों में जो कलाएं हैं मौजूद, उनको सीधे सीधे शहर के मंच पर रख दिया जाए तो वो नहीं चल पाएंगी। उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता। एक धारणा बनाई गई है या बनी है, ये आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या आपको ऐसा कभी लगा कि हमारी जो कलाएं जो जो जिस भी मूल स्वरूप में आज वो उपस्थित हैं गांव देहात में, उनका शहर में कोई योग नहीं हो सकता है? उनके शहर में जो प्रदर्शन है उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, या ये सिर्फ विचारधारा के स्तर पे है जिसको हम वैचारिक शोषण कहते हैं, कि ये शोषण का एक नया फॉर्म है जो हमारे लोक कलाकारों के साथ जुड़ रहा है? ये सब जो बातें हैं, ये सब जो धारणा है, ये बहुत सोची समझी एक साजिश के तहत कही जाती है कि गांव की कला को मतलब एडिट करेंगे, उसमें पॉलिश लगाएंगे तभी शहर में वो चलेगी। विदेशिया के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, वो तो लंबा नाटक है, उसको काट छाट करेंगे तभी चलेगी और उसको शहरी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तभी चलेगी। मेरा ये ऐसा मानना नहीं है। गांव की कलाएं जैनेन्द्र, या इस पर आपकी बात फिर से हम लेंगे। शांतनु जी का नेट बार बार कट रहा है। शांतनु, आप अपनी बात शुरू करें। आप दुलाई के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से आपने। जी, मैं ये कह रहा था कि दुलारी से परिचय करने के लिए जो है ना, सो मुझे कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। मैं भाग्यवान हूं कि मैं एक कला परिवार में पैदा हुआ और उससे भी ज्यादा इस बात के लिए मतलब डेस्टिनी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि दुला ने भी यही परिवार चुना आने के लिए। तो मुझे दुला के लाइफ से कुछ दो चार मतलब ऐसे जो है ना मोटी चीजें जो मुझे लगता है कि बहुत ही वो करता है कि हर कलाकार की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चक्र चलता है कि आप एक डेस्टिनी का कॉल लेते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि उसकी शुरुआती जिंदगी जो थी, क्योंकि
इनके मतलब कम्युनिटी में बहुत पहले शादी बहुत कम उम्र में, कच्ची उम्र में होती थी उस टाइम में लड़कियों की, उनकी भी बहरहाल वैसी ही हुई। लेकिन दूल्हा का जहां तक मैं देखता हूं, उसका चरित्र जो बनता है एक बहुत ही मजबूत चरित्र है उसका। शुरुआत में बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी विषमताएं, थोड़ी सी भी परिस्थिति उसके साथ नहीं थी, लेकिन उसका यहाँ आना एक महज ही छोटा इत्तेफाक नहीं है। अब हाइंडसाइट में लगता है कि ऐसा कहानी होने को ही था, कहानी बन ही रहा था, अपने मुकाम पे चढ़ रहा था। तो अगर आप देखेंगे तो वो एक सफल व्यक्तित्व जो है ना उनका, कहीं भी अगर देखें, मतलब मतलब यूनिवर्सली देखें, कभी मान लीजिए कि अगर हम गंगा देवी का भी लाइफ देखें या इनका भी लाइफ देखें, तो इसमें भी जो है ना, मतलब विसंगतियों से या विषमताओं से ये टूटी नहीं, निखरती ही गई, बनती ही गई। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि इनके कला यात्रा में कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। मतलब अगर सही सही देखें तो ना गॉडफादर, ज्यादा गॉडफादर भी नहीं है, मतलब प्रोफेशनल गॉडफादर भी ज्यादा नहीं है जो इनको मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ाता गया हो, और साथ साथ कोई ऐसा परिवार भी नहीं है कि जहां कोई टेम्पलेट पहले से रहा हो कि ऐसे कलाकार बना जाता है या वैसे कलाकार बना जाता है। तो ये चीज बहुत ही खूबी मतलब मुझे लगी इनके बारे में, और जिस तरह इनने कॉल लिया, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इनमें विचारधारा की कमी है। मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत रिजिड है कि मुझे ऐसे ही काम करना है, साड़ी पे ही काम करना है, या मैं कागज पे ही काम करूंगी या दीवार पे नहीं करूंगी। कल भी मुझे पूछ रही थी वो कि पत्थर पे कौन सा रंग चलेगा, मैं उस पे काम करूंगी, क्योंकि उनको कहीं से कोई बोल रहा है कि पत्थर की मूर्तियों पर मधुबनी चित्रकला करनी है। तो अगर मैं सही माने में कहूं तो आधुनिक युग का प्रारंभ अगर देखा जाए मधुबनी कला में, मतलब वहां जहां आपके सब कुछ आपके लिए एडवर्स रहा हो, ना आप कचनी कला के लिए डायरेक्टली मतलब वो हैं, क्वालिफाइड हैं, ना आप भरनी कला के लिए डायरेक्टली क्वालिफाइड हैं, ना आपको जाति कह रहा है कि आप गोदना शैली करेंगी, मतलब राजा सलहेस पेंट करेंगी। तो एक ऐसा बहुत ही दिलचस्प है उनका मतलब जो जीवन क्रम, लाइफ साइकिल देखें, या उनका वो क्या कहते हैं बॉडी ऑफ वर्क देखें, तो वो उन्होंने शुरुआत किया था मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे किसी का भी शुरुआत होगा। तो मुझे लगता है कि अगर मधुबनी पेंटिंग में ऐसा कलाकार या ऐसा जनरेशन मतलब कलाकार का, जिसके पास मतलब सब कुछ ऑड्स था और सब कुछ पॉजिटिव था, उनके लिए मतलब ये समझिए कि कचनी में नहीं होना, कचनी कला पहले से मतलब उनके घर में नहीं किया जाना, या जातिगत उस तरह से जो है सो उसका जुड़ाव ना होना, उनके लिए बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीखा, बेसिक्स उन्होंने अर्जित किया, अपने कठोर परिश्रम से अर्जित किया। ये मैंने देखा है, रात रात भर उनको काम करते हुए देखा है, बड़े बड़े ऑर्डर्स करते हुए देखा है। तो मुझे इस सब से लगा कि मतलब जो है ना, मतलब हर एक कलाकार में जो गुण होने चाहिए, वो ईमानदार होगा, वो कर्मठ होगा, वो एक अच्छा स्किल हासिल करेगा, वो बाहर जाएगा, बाहर की दुनिया में जाएगा, ठोकरें भी खाएगा, लेकिन अपनी जो जिजीविषा है, जो अपना अदम्य साहस है, जो आगे जाने की ललक है, उसको नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये इन सब कुछ चीजों की वजह से बहुत ही मतलब बखूबी मतलब उनकी कला यात्रा जो है सो सबसे अलग है, और एग्जेम्पलरी भी है, कोई भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको ब्राह्मण होना पड़ेगा या कायस्थ होना पड़ेगा या हिंदू होना पड़ेगा। तो ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल मतलब अपील की चीज है, मैं ये बताना चाहूंगा। और 2009-10 में मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि मैं रांची में पैदा हुआ हूँ, या मिथिला चित्रकला, मिथिला संस्कृति में पैदा हुआ हूँ। मैं उनके साथ एक बार गया था, आपको बतौर कलाकार मैं भी गया था, मैं भी किसी मतलब उस वर्कशॉप में गया था, कार्यशाला में गया, और उनकी जब मतलब उस कार्यशाला से उनकी एक किताब बाहर हुई तारा बुक से, और उसका नाम जो दिया गया, उसका नाम था फॉलोइंग माय पेंट ब्रश। तो मुझे यही लगता है कि मतलब सही में आप देखिए तो कहीं कलाकार जो है ना, सच्चे, अगर आप ढंग से देखेंगे, बिटवीन द लाइंस देखेंगे और सही में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कलाकार होना जो है ना, शुरू में तो इत्तेफाक लगता है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो कहानी बढ़ती है तो वो लगता है कि जैसे नियति में ही कुछ लिखा गया हो। सुनील भाई, आप कुछ आगे ले चलिए बात को। इसमें एक पक्ष पे और आप प्रकाश डालें, फिर जैनेंद्र भाई के पास हम लोग आते हैं। उनका जो कला पक्ष है, उनकी कला को आप जैसे कि ऑडियो रुक रहा, नजर ज्यादा युवा वाली नजर है, तो उस हिसाब से आप उनकी कला को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अक्सर उनकी कला में स्थानीय समाज, स्थानीय रीति रिवाज। जी
मैं हाँ हाँ, एक्चुअली में क्या है कि देखिए, मिथिला चित्रकला जब कहते हैं ना, तो उसको जिस तरह से अभी तक निरूपित किया गया है या परिभाषित किया गया है, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं और बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो आपको टिक करने पड़ेंगे। इस विधा के जो सबसेट्स हैं उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए। दुल्हा के साथ क्या है, दुलारी देवी के साथ क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि उनकी जो कला यात्रा अभी तक रही है उनमें सब कुछ उनको सीखना पड़ा। और ये जो कहते हैं स्थानीय समाज और स्थानीय चीजें, कहते हैं कला का समाज से जो सरोकार होता है, ये दुल्हा की लाइफ में, दुलारी देवी की कला यात्रा में, कला में बहुत नेचुरली समागम हुआ। और उसको अगर आप देखें तो पहले उन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद वो मार्केट में गई, क्योंकि जो कोई भी कलाकार होगा या कोई भी कला होगा, बिना मार्केट के पोषण से जो वो जिंदा नहीं रहेगा, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे या कला के तौर पे। तो उन्होंने जो है ना अपने आप को पहले लॉन्च भी किया, क्योंकि इतना आसान नहीं था, खुद ही लॉन्च करना पड़ा है। वो ऐसी मतलब शख्सियत है। और मैं ये कहूं कि जो मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला का जो स्पेस है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पूल जो है आपको वो काम करने पे, रोजी रोटी के लिए, शोहरत के लिए, नाम के लिए, अन्य अन्य कारणों के लिए जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने जो है ना, मैंने क्योंकि उनको देखा है, क्योंकि उनकी जो बहुत शुरुआती पहली जो गुरु थी ललिता देवी, वो बड़े जात से थी, वो ब्राह्मण थी। तो उनके सानिध्य में रह करके वो देखिए, उनको क्या है कि मतलब वहां पे जो सीखने भी वो गई थी, वो सीखने के लिए नहीं गई थी, वो काम करने के लिए गई थी। मतलब वो काम करने के लिए ही उन्होंने सीखा, सीखने के लिए काम किया। तो मतलब उनका जो काम था, मतलब उनका जो सीखना रहा, या उनका जो कला, मतलब जो शुरुआती तालीम थी, वो अगर अगर आप कहें तो मतलब वो इस तरह का उदाहरण है कि कला जैसे सीखी जाती है, कोई भी कला, मतलब फोक और क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न यूरोप सबको हटाएं, उस तरह से है। बहुत इनफॉर्मली हुआ, मतलब किसी स्कूल में जाकर के नहीं हुआ, लेकिन उनकी तालीम जो है ना वो इसी तरह से हुई। सब कुछ सीखा उन्होंने। मतलब मुझे पता है कि एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वो काम करने के लिए आई थी, क्योंकि उनके दिन बुरे थे, ससुराल छोड़ करके अपने मायके में रहना पड़ रहा था, और माँ को हाथ बटाना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ तो रोजी रोटी का जुगाड़ करना पड़ेगा। और औरतों के लिए हमने जो अपनी जो समाज में जो वो जगह बनाई है ना, मतलब। हाँ ज्ञानेंद्र भाई, वापस उनका कट गया। हम लोग बात कर रहे थे जो रामचंद्र मांझी जी के बारे में, उसको आप थोड़ा विस्तार और दें। हम लास्ट में हम चर्चा कर रहे थे कि क्या लोक कलाओं को शहर में प्रस्तुत, जी हाँ हाँ, क्या था, एक बार मुझे वो याद दिला देंगे तो। अक्सर इस धारणा को पुश किया जाता है कि जो हमारे लोक कलाकार हैं, उनकी जो कलाएं हैं वो शहर में आने के लायक नहीं है, उनको लाने पर उसको पॉलिश की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, राजनीति है, मुझे लगता है कि, और मैंने इस पे अध्ययन किया है, स्पेशल इस विषय पे। और मैंने देखा है कि ये कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, किसको फायदा है इसके करने से। तो मुझे लगा कि एक तो आपको वो आता ही नहीं है, उस फॉर्मेट में आपको ना वो गायकी आती है, ना अभिनय आता है। आपको एक दूसरा चीज की ट्रेनिंग हुई है, दूसरा चीज सीखे हैं, और उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए विदेशिया का उदाहरण देते हैं। विदेशिया का गायकी जो है आपको नहीं आता है, उसका ताल बजाने नहीं आएगा, उसका डांस नहीं आएगा, आपने कुछ दूसरा ट्रेनिंग लिया है, तो आप विदेशिया को प्रस्तुत करने के लिए अपनी ट्रेनिंग में उसको ढालने की कोशिश करेंगे, और ये नैरेटिव बनाएंगे कि नहीं नहीं, शहर में तो वो नहीं चलेगा, शहर में तो एज इट इज नहीं चलेगा, उसमें एडिट करने की जरूरत है। तो जैसे ही एडिटिंग का पावर मिलता है डायरेक्टर के पास, वो अपने एस्थेटिक्स के अनुसार, कोट एंड कोट जो उसका अपना एस्थेटिक्स होता है, शायद वो कास्ट से ऑपरेटेड हो, क्लास से ऑपरेटेड हो, अपने एस्थेटिक्स के अनुसार वो एडिट करते हैं चीजों को। हो सके वो ऐसी चीज हटाएंगे जो गांव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको लगता है शहर के लोगों को क्या बताना, इसमें तो थोड़ा गंदगी है, या ऐसे लगेगा कि ये तो मैं कर नहीं सकता, तो उसका धुन बदल दो। ऐसी बहुत सारी चीजें इस फॉर्म के साथ हुई है।
जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो अनुभव है, भिखारी ठाकुर जितने गांव में पॉपुलर थे, या लौंडा नाच नाच जितना गांव में पॉपुलर था, उतना ही शहर में भी था। आज भी दिल्ली में हम करते हैं तो दिल्ली के सारे ऑडियंस, शहरी ऑडियंस खूब एज इट इज भिखारी ठाकुर को देखना पसंद करते हैं। उस समय भी असम में, बंगाल में, अनेक जगहों पर, नेपाल के शहरों में, काठमांडू में शोज चलते थे। वो कौन से गांव के लोग थे? वो सब शहर के लोग थे, जो भोजपुरी समाज से आके बस गए थे यहाँ और शहर में पढ़ लिख रहे थे, लेकिन पसंद करते थे। तो ये नैरेटिव सोचना होगा कि क्यों गढ़ी जा रही है कि गांव की चीजें शहर में नहीं चल सकती। बिल्कुल चलती है और चलती रहेगी। ये मेरे तरफ से एक कहना है। इसके बाद एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। हाँ शांतनु भाई, आप जो बात कह रहे थे, आपका नेट चला गया था। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली क्या है कि एक तो मेरा नेटवर्क इश्यूज बहुत खराब है, पता नहीं दोनों तरफ से चैलेंज है हम, मतलब जियो भी मेरा काम नहीं कर रहा है और मेरा अपना भी काम नहीं कर रहा है वोडाफोन। पता नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं तकनीकी कारणों से, मतलब थोड़ी सा थोड़ा सा व्यवधान है। मेरा ये कहने का मतलब था ना कि अगर दुल्हा की लाइफ को देखें ना तो बहुत सकारात्मक आपको वो मिलेंगे, मतलब पॉइंट्स मिलेंगे, और ये आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ा वो है, सीख है। मैं ये जानता हूं, मतलब जब कलाकार मतलब सक्सेसफुल होता है तो जरूर एक वो प्रतीक बन जाता है, एक चिन्ह बन जाता है अपने समाज के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और मतलब इतना जो जो चीजें मुश्किल लगती है ना, मतलब बहुत मुश्किल लगती हैं, उनको वो लोग आसान करके दिखाते हैं, मतलब अपने कला से, अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से। ये चीज मैंने देखा है उनकी जिंदगी में। तो मैं तो यही कह रहा था कि उनके लिए कोई पहले से कोई नहीं था, मतलब प्रेरोगेटिव। तो कचनी भी उन्होंने सीखा, उसको भी अच्छा किया। फिर धीरे 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 शुरू में, बाद में उनके जो मतलब 90 के दशकों में कैसे उनके उसमें कलर आने लगा, एक नया कलर का समागम हुआ, तो आप देख सकते हैं कि अर्थन कलर्स भी आए। फिर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो उन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी की, वजह जो भी बना हो, पुस्तक में इलस्ट्रेशन हो, जो भी हो। फिर बाद में धीरे 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 मतलब पता है, हमको जैसा लगता है कि कलाकार भी जागरूक होता है अपनी चीजों के लिए। सहायक तत्व तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सहायक तत्व तो होंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मेरा कुछ कहना, किसी का कुछ कहना, कोई ऑर्डर ही कुछ ऐसा होता है। तो मुझे ये लगता है ना कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब उसके लाइफ को देख करके उन्होंने सब कुछ सीखा और सब कुछ किया भी। साड़ी पे भी वो बखूबी काम करती हैं, फैब्रिक पे, कपड़ों पे, कौन सा ऐसा सरफेस है जो काम नहीं उन्होंने किया होगा। मुझे मुझे ये देखने को मिलता है। तो आजकल के बच्चों में जैसे कि लोक कला भी जो है ना, आपको याद, या फोक कला या लोक कला, जो भी कला, उसकी भी एक कीमिया होती है। भले ही आप उसे स्कूल में जाके ना सीखें, लेकिन उसकी भी एक कीमिया होती है, उसके भी कुछ आग्रह हैं। दुल्हा को मैंने अपने आंखों के सामने देखा है कि वो कोई भी अरीपन उसी तरह से करती हैं जैसे हमारे घर की चाची या हमारे घर की माँ या हमारे घर की ये। तो सबसे अच्छी कहानी ये है कि उनके बारे में कि उन्होंने सब कुछ सीखा, उनको कुछ नहीं आता था पहले। ये खुद भी वो कहेंगी कि जब 10, 11, 12 साल, 13 साल की अवस्था में उनको जिंदगी ने यहाँ उठाकर फेंक दिया था रांची में, अपने मायके में, तब उनके लिए जिंदगी बहुत ही अंधेरी लग रही होगी, मुझे याद है। क्योंकि लेकिन उनको इस जिंदगी में कुछ वो प्रकाश ढूंढना था, उन्होंने ढूंढा। और इसीलिए मैं कहता हूं वो एक इंटेलिजेंट आर्टिस्ट की प्रतीक है। अभी तक किसी ने ये बात उनके बारे में, बहुत लोग कहने से पहले पूर्वाग्रहों में फंसते हैं, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि सबको ये होता है अरे ये तो मार्केट में बहुत आगे चली गई, अरे इसके अपने क्लाइंट्स हैं, अरे ये तो अवार्ड ले गई। लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि इसके पीछे अथक मेहनत है, सब कुछ सीखा गया है, कलर डालना, कलर बनाना। वो भी कहां, जहां आपके पास इतने बड़े बड़े गुरु हों, जो जिनके पास जो बहुत ही सिद्धहस्त गुरु सब हैं, मतलब जिनकी ख्याति दुनिया भर में फैली हुई है। आप जान सकते हैं उनके शैडो में रह करके अपना हर कुछ सीखना, ये कितना टफ काम हो सकता है। और मैं यही कहूंगा कि उनका जो है ना, उनकी कोई खास शैली नहीं है, उनकी शैली है मिथिला चित्रकला। मतलब समय समय पर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस भी दिखाए हैं। जैसे मैं उनकी कुछ कलाकृतियों के बारे में भी बात करूंगा कि उनको जब मौका मिला कुछ बाहर के उस क्लाइंट्स के लिए काम करने के लिए, उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक आर्ट वर्क क्रिएट करके दिया था।
और उनका एक अपना उनकी एक अपनी समझ है। अगर आप देखेंगे तो वो दूर से कहेंगे कि ये दुलारी की कला है, अपनी एक छाप है। मतलब उन जिस तरह से मतलब वो एक समागम करते हैं छोटे बड़े, कभी बड़ी मूर्तियों का, कभी बड़े छोटे इमेजेस का, इसका उसका, कैसे एक वो रहता है मतलब, क्योंकि और ये रिफ्लेक्ट करता है उनके सोसाइटी का। उनके सोसाइटी में आप देखेंगे तंग घर है, ये है वो है, तो कैसे एक कलाकार का जो मन है वो कैसे सोखता है और कैसे दिखा के निकालता है, चैनल करता है। कैसे वाइफ बीटर्स होते हैं, अपनी पत्नियों को मारते हैं, कैसे वो सब अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में ये हो जाते हैं। तो मतलब वो बनाना उन्होंने शुरू किया कि कैसे पोलियो के एक कैंप में कहीं गई थी वो, मतलब कहीं पे कैंप लगता है वैक्सीनेट होने का। आजकल तो वैक्सीन बहुत बड़ा चीज है दुनिया में। तो जी उनकी जी एक जी। कहानी मुझे, उनकी पेंटिंग अभी भी मुझे याद है। उन्होंने एक वैक्सीन कैंप का वो बनाया था, मतलब तस्वीर, मतलब चित्र बनाई थी। और तब वो दिखा रही थी कि मतलब कि जो बड़े कास्ट के लोग हैं उनको, उनके लिए कोई लाइन नहीं होती है, हर लाइन छोटी पड़ जाती है। और जो छोटे जी कास्ट के लोग बिल्कुल। हैं वो कैसे मतलब एक बड़ी लाइन में सड़ते हुए रहते हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने और एक सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका अपने होने में भी और उनके कला में भी। और वो सेंस ऑफ ह्यूमर झलकता है उनके कला में। इसकी वजह से उनकी उनकी कला बोरिंग नहीं होती है। तो इसलिए मैं हमेशा जानता हूं, और इसलिए मैं इस बात को मतलब पहुंचाना चाहूंगा लोगों को कि मतलब आर्ट जो है ना बहुत अजीब, उसके जो चैनल्स है ना मतलब बाहर दिखने के, वो बहुत ही जगह से घूमते हैं। आपकी जिंदगी, आपका समाज, आपका अपना होना, आपकी मतलब आगे जाने की जो इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो एक बहुत ही ऑर्गेनिक चीज है। क्योंकि अभी मैं याद करना चाहूंगा कि किसी कलाकार ने मुझे इतना नहीं वो थ्रिल किया था जितना दुलारी ने थ्रिल किया था। उस पेंटिंग में थोड़ी बहुत अगर देखें तो, अगर हार्डलाइनर की देखें तो नग्नता दिखा नहीं। दैट वाज नॉट न्यूडिटी एट ऑल, दैट वाज प्योर सेंस ऑफ ह्यूमर दैट कैचेस द मोमेंट। उन्होंने एक छोटे से बच्चे का पिछवाड़ा बनाया था, जैसा पिछवाड़ा वैसा ही माथा, और उसको वैक्सीन दिया जा रहा है। एंड दैट सडनली पुल्स यू इनटू द फ्रेम। आपको सीधे आपको पेंटिंग में खींच के ले आ जाता है और आपको राइट। बताता है कि यार वैक्सीन के बारे में। अगर आप कहीं कंफ्यूज भी होंगे तो एक फोकल पॉइंट ढूंढ लेता है। और ये उनका अपना स्किल है। हर ड्राइंग बहुत ही पावरफुल है। मैंने देखा है अपनी ड्राइंग से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को भी मदद किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वो एक ऐसी कलाकार है जिनके साथ काम करना बहुत आसान है। आप उनके साथ बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिनके यहाँ मतलब काम लिया हो, कर्पूरी देवी, उनकी भी कुछ बातें उनके अंदर चली गई हो। क्योंकि ये होता है, आप जिसके साथ होते हैं, बिल्कुल होता है। रहते हैं, रचते हैं, बसते हैं, वो थोड़ा रब कर जाता है। कलाकार यही होता है, वो एक सोखने वाली चीज है, सोखता की तरह होता है। तो वो भी बहुत अच्छे से काम करना जानती है। मैंने तो बहुत बड़ा वो तैयार किया था खाका कि मैं क्या क्या बोलूंगा, लेकिन समय बहुत छोटा है। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में हर बॉक्सेस टिक किए। जैनेन्द्र भाई फिर चला गया। अब आपसे हम्म, हम आखिरी सवाल पर आते हैं, क्योंकि आज थोड़ी संक्षिप्त बातचीत ही हम लोग रख रहे बिल्कुल हाँ। हैं। आप बहुत करीब हैं रामचंद्र मांझी जी के, तो अभिनय में या नाच परंपरा में जो जो दुश्वारियां कलाकारों को झेलनी पड़ती है, जो समस्याएं, जो मानसिकता कलाकारों को झेलनी पड़ती है, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। निश्चित तौर पर रामचंद्र जी से आपको कई सारी जानकारियां मिली होंगी, आपके अपने अनुभव भी होंगे, अपने रिसर्च भी होंगे। देखिए नाच विधा को अगर सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम स्टडी करें तो एक साफ दिखता है कि नाच करने वाले अधिकतर लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं। और उनका अपना एस्थेटिक्स उनके साथ रहता है, उनका कहानी उनके साथ रहता है। तो रामचंद्र मांझी और भिखारी ठाकुर या लखदेव राम या जितने भी नाच पार्टी वाले लोग हैं, सब लोग एक पिछड़े समाज का, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और सोसाइटी में, जैसे अभी शांतनु दा बोल भी रहे थे कि कैसे उन्होंने अपने एक इमेज में वैक्सीन की लाइन को दिखाया कि एक पिछड़े समाज के लिए लाइन लंबी होती है। ये बहुत सत्य बात है। एक नाच के अलावा हटा के भी बात करें तो समाज में दलित पिछड़े का जीवन बहुत ही दुश्वारी भरा है, बहुत मुश्किल है।
उसमें भी वो नाच कर रहा है, एक आर्टिस्ट है, नाचता है, गाता है। ये मतलब एक दूसरे लेवल का एक 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 शोषण का पैमाना है। तीसरा लेवल और बढ़ जाता है जब वो औरत बनता है, लौंडा होता है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली जो कहावत है वो हो जाती है सामने, कि एक तो दलित है, ऊपर से देखो लौंडा बन रहा है, औरत बन रहा है। तो ये बहुत मुश्किल एक विधा है बिहार में, जहाँ फ्यूडल सिस्टम है, कास्ट ऑपरेशन इतना है, आसान नहीं है। और औरत बनने का एक जो जातीय समीकरण है, हे दृष्टि से देखने का, गाली के तौर पे लौंडा बोल के अपमानित करने का, ये बहुत सारा डायमेंशन काम करता है। और रामचंद्र मांझी भी इससे छूते नहीं है। वो साफ बोलते हैं कि हम लोगों को बहुत सारी जगहों पे भिखारी ठाकुर के साथ काम करने के बाद भी, इवन भिखारी ठाकुर को भी लौंडा, नचनिया और बोल बोल के अपमानित किया जाता था, उनको तकलीफ दी जाती थी। खास करके आरा की घटना का जिक्र करते हैं अपने अपने इंटरव्यू में, कि कैसे वहाँ के कुछ अपर कास्ट लोग जब ये नाचते थे रामचंद्र मांझी, तो भाले की नोक में नोट छेद करके और उनके पेट में लेके भाला लेके आते थे मारने के लिए से। मतलब खेलते थे, मारते भी नहीं थे, खेलते थे और नचाते थे। और भिखारी ठाकुर को बदनाम करते थे, गाली देते थे, उनसे पंगा लेते थे। और ये लोग भी उसका डट के सामना करते थे परफॉर्मेंस के अलावा। तो एक तो अभिनय की बात है ही, एक औरत बन के एक अभिनय करना, नाचना गाना, लेकिन एक जातीय समीकरण जो है बिहार का, उसकी वजह से ज्यादा ज्यादा मुश्किल है ये, ज्यादा। और यही कारण है कि आज भी समाज में मतलब तमाशा, जात्रा, नौटंकी, ये सब में देखेंगे कि औरतों का आगमन हो गया है, लेकिन लौंडा नाच या नाच में अभी भी औरतों का आगमन नहीं हो रहा है। क्योंकि समाज का जो चरित्र है, एक तो नाम रख दिया लौंडा नाच, तो लौंडा ही आएंगे इसमें। एक बॉर्डर बना दिया, बाउंड्री बना दिया, एक दीवार घेर दी। दूसरा है कि समाज में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कि अगर कोई लड़की गांव में परफॉर्म करने भी गई, तो वो सुरक्षित घर वापस आएगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की जो हम अपने नाच में देखते हैं। हालांकि इसमें एक ऐड मैं ये करता हूँ कि राजनगर, जयनगर में कमला जी। पार करने के बाद एक राजा सलहेस की टीम है, वहां हाँ पिछले 3-4 साल पूर्व 2 लड़कियों ने ज्वाइन किया। और राजा सलहेस की नाट्य मंडली में ये पहला वाकया था जब किसी लड़की ने ज्वाइन किया था मंडली को। जी। हाँ हाँ। उस कलाकार समूह ने बकाया पूरी सुरक्षा के साथ उनको अपने साथ रखा। हम्म जब मंचन होता है तो उनको बुलाया जाता है। तो ये हम्म लेकिन सलहेस नाच के गांव देहात की टीमों में पहली और इकलौती घटना मानी जाती है, जो हाँ मेरे हाँ संज्ञान में है, जैसा लोग बताते हाँ हैं। हाँ हो सकता हाँ है हाँ। कुछ और भी लोग हो। तो ये एक एक बात है। जी। दूसरा, आपसे इस वार्ता के पूर्व जो बातचीत हो रही थी, तो वो जिस हम्म कलाकार की मैं बात कर रहा था, वो चपराम के हैं। हम्म चपराम तमुरिया के पास एक जगह है, चपराम, हम्म हम्म मधुबनी, मधुबनी में झंझारपुर से थोड़ा आगे पड़ेगा। तो हम्म वहाँ के वो कलाकार थे, और जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरीके से उनका शोषण किया गया था। तो निश्चित तौर पे इन सब के बीच रामचंद्र मांझी जी का इस बड़े सम्मान के लिए चयन होना, उनका नाम आगे बढ़ना, अपने आप में प्रेरणादायी है। और मुझे लगता है कि इससे गांव देहात के हमारे कलाकारों को भी हिम्मत मिलेगी। जी। एक आखिरी कमेंट हम लोग शांतनु भाई से ले लेते हैं, जी। उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। शांतनु भाई, नेट बार बार जा रहा है आपका, तो एक आखिरी कमेंट आपका जी। हम्म चूंकि आपका नेट बार बार जा रहा है और हम लोग यही एक है। समय सीमा में बंधे हैं, तो दुलारी के ऊपर एक आखिरी तो कमेंट, दुलारी और उनकी कला पर आपका एक मतलब आखिरी कमेंट। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जैसे मैंने देखा है, हर चीज को अनफोल्ड करते हुए देखा है, और जी मैं थोड़ा सा आशान्वित भी हुआ हूँ। मतलब क्योंकि जब आप लोक कला देखते हैं तो कहीं भी छिटपुट घटना जो कहीं होती है या बड़ी घटना होती है, उसका समाज पे एक सकारात्मक असर होना चाहिए।
जी। हम्म। हम्म। आपकी आवाज आ रही है? हमको तो ये लगता है कि मैं जो लास्ट टाइम मतलब अंत में ये कहना चाहूंगा कि अगर आप दुलारी को देखें तो उन्होंने अपने सारे जो राइट्स ऑफ पैसेज है ना वो पूरा किया है, और ये एक तरह से कम फुल सर्किल हुआ है। अब जो इसके बाद जो कुछ भी होगा तो हमको लगता है एक नए युग का जरूर प्रारंभ हुआ है, एक नया स्टार जरूर मिला है। और हमको ऐसा लगता है कि जो भी मतलब हमारी जो कला के का जो वो है ना, कला जो कलाकार होता है उसका जो परिवेश होता है, तो इस जो जिस परिवेश में कलाकार आता है, बनता है और बन के ऊपर उठता है, तो हमें लगता है कि हमें भी अभी भी उनको जो है बहुत सारा कला अभी देना है, बहुत सारी कलाकृति अभी भी देनी है। और मैं ये चाहूंगा कि ये जो मैसेज है उनके थ्रू हो, या समाज खुद भी अपने अंदर जो है इसको इंटरनलाइज करे, चरितार्थ करे कि कला जो है वो जिंदगी को नए माने भी देती है और जिंदगी को होने का भी मौका देती है। नहीं तो मुझे अगर लगता है कि अगर आप सही सोचें तो कुछ कुछ भी हो सकता है कहानी का। जिस तरह से दुल्हा का शुरुआती जिंदगी है, मैंने कई बार उसको देखा है, लेकिन उसने उस मलाल को कला में नहीं आने दिया, जिंदगी में नहीं आने दिया। बस और बस उससे उसकी जिंदगी डिफाइन नहीं हुई, वो और भी आगे चली जाए। उसकी जब आप राधा कृष्ण उसका देखिए तो दैट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स। तो ये है। तो मैं ये तो कहना आज की चाहूंगा कि एक जी बेसिकली ये जो है एक बहुत बड़ा एक नया युग प्रारंभ हुआ है, जैसे भी हुआ हो। मतलब मैं तो नहीं जानता हूं कि कैसे क्या हो। आपकी आवाज फिर चली गई शांतनु भाई। खैर, ये तकनीकी दुश्वारियां हैं जो हम लोग इस वक्त झेल रहे हैं, परंतु जो मर्के की बात है, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दो ऐसे कलाकार को पद्मश्री के सम्मान से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने अपनी कला के बदौलत अपनी पहचान बनाई है। और उनके लिए रास्ते आसान नहीं रहे, उनका रास्ता दुश्वारियों से भरा रहा है। और दुश्वारियां भी इस स्तर पर कि एक जगह कला के भीतर छुपी हुई जो समस्याएं हैं, उसके स्थानीय समाज में जो छुपी हुई समस्याएं हैं, जिनको प्रकाश में नहीं आने देने की एक कोशिश रहती है। और एक ऐसी समस्या जिसमें आप अपना सर्वस्व दांव पर लगाते हैं, तब भी उसको जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपनी कला परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सोच को अपनी कला में ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हिम्मत वाली बात है, ये एक बड़ी बात है। इस इन सारे विषयों पर आज बहुत ही संक्षिप्त चर्चा हुई, बहुत कम समय में चर्चा हुई। जैनेंद्र भाई से और शांतनु भाई से हम लोग दोबारा इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कम से कम एपिसोडिक बातचीत होनी चाहिए इन सब विषयों पे, उनकी समस्याओं पे, क्योंकि आप सारे लोग गांव देहात में जाते रहे हैं, काम करते रहे हैं। तो हम लोगों की कोशिश भी ये है कि उन बातों को सामने रखी जाए। मैंने अपने तरीके से बातों को रखी है, अपने तरीके से उनको देखने की कोशिश की है। लेकिन जैनेंद्र भाई ज्यादा बड़े दायरे में उसको देख रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये चर्चा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार चर्चा हम अ, एक लीक से हट कर चलने वाले कलाकारों पर कर रहे हैं। आधुनिक संदर्भों में, आधुनिक समस्याओं में उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो शांतनु भाई को तो धन्यवाद, चूंकि अब वो उपस्थित दिख नहीं रहे हैं। जैनेंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम समय में आपने स्वीकार किया। और हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन बिल्कुल विषयों पर बिल्कुल बात भाई। करने की जरूरत है। जी बिल्कुल।